गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनूप कुमार यादव, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसंड प्रतापगढ़, प्रशिक्षु हूँ। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांत शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने बात की थी व्यक्तित्व के 5 बड़े गुणों की। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे आदत एवं स्वभाव तथा चित्त प्रवृत्ति की। तो आइए हम बात करते हैं आदत एवं स्वभाव होता क्या है। प्रायः हम जो कार्य करते हैं और प्रारंभ में वह हमको कठिन समझ में आता है और धीरे धीरे जब हम उस कार्य को करते जाते हैं तो वह कार्य हमारे लिए सरल होता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब वह कार्य हमारे आदत में आ जाता है और उसको हम बिना रुके, बिना ज़्यादा सोचे समझे उस कार्य को हम आसानी से कर ले जाते हैं। तो इस स्थिति को नाम दिया जाता है आदत या स्वभाव की। तो आइए अब हम देख लें कि आदत एवं स्वभाव के बारे में मनोवैज्ञानिकों के क्या विचार हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है जेम्स। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा स्वभाव है, अर्थात आदत को हम दूसरे रूप में स्वभाव का नाम देते हैं। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं गैरेट। गैरेट के अनुसार आदत व्यक्ति का व्यवहार है जो इतनी बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। अर्थात आदत जो है वो व्यक्ति का एक व्यवहार होता है, उस व्यवहार को व्यक्ति जितनी बार दोहराता जाता है जितनी बार वह दोहराता जाता है उसका वह व्यवहार उतना यंत्रवत होता जाता है। आइए अब हम बात करते हैं आदतों के प्रकार की कि आदतें कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला प्रकार है आंतरिक आदतें। आंतरिक आदतें क्या होती हैं? वो व्यक्ति के अंदर होती हैं, अर्थात जैसे व्यक्ति की जो आंतरिक आदत है उसको हम देख सकते हैं व्यक्ति के कोट के बटन लगाने में, जूते का फीता बांधने में और बालों को संवारने। इन व्यवहारों को व्यक्ति जब दिखाता है तो यह कहा जाता है कि ये व्यक्ति की आंतरिक आदतें हैं। जो दूसरा है वह है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। तो शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतों के अंतर्गत आता है सिगरेट पीना, गुटखा खाना आदि। ये क्या है? ये व्यक्ति की शारीरिक अभिलाषा से संबंधित आदतें हैं। इसमें जो होती चाह व्यक्ति की वो शारीरिक होती है। जो तीसरा है वह भाषा संबंधी आदतें। तो भाषा संबंधी आदतों में अक्सर देखा जाता है कि अनुकरण के द्वारा ये आदतें दिखाई पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को जब हम बोल बोल करके कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो हम जैसे बोलते हैं बच्चा ठीक उसी तरीके से बोलने का प्रयास करता है। तो बच्चे के इस व्यवहार को कहा जाता है अनुकरण द्वारा सीखना, अर्थात भाषा संबंधी आदतें बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। जो चौथा प्रकार है वह है विचार संबंधी आदतें। विचार संबंधी आदतों के अंतर्गत ज्ञान, रुचियों, इच्छाओं से संबंधित बातें होती हैं, वो विचार संबंधी आदतों के अंतर्गत आती हैं। जो पांचवा है वह है भावना संबंधी आदतें। भावना संबंधी आदतों के अंतर्गत प्रेम, घृणा एवं सहानुभूति। प्रेम, घृणा एवं सहानुभूति ये क्या है? व्यक्ति की भावनाएं हैं। इन भावनाओं के आधार पर ही व्यक्ति अपनी आदतों का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कि उसमें प्रेम की भावना है या घृणा की भावना है या सहानुभूति की भावना है तो यह उसके व्यवहार में स्वतः दिखाई पड़ने लगता है। जो अगला है वह है नैतिक आदतें। नैतिक आदतों के अंतर्गत सत्य बोलना, पवित्र जीवन व्यतीत करना, अर्थात ये नैतिक आदतें होती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई पड़ती हैं, जिसमें व्यक्ति सत्य बोलता है और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करता है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं अच्छी आदतों के महत्व के संदर्भ में कि अच्छी आदतों का क्या महत्व होता है। तो जो पहला महत्व है वह है संतुलित विकास, अर्थात अच्छी आदतें जो होती हैं वो व्यक्ति के संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। या यह कह लिया जाए कि अच्छी आदतों का
के कारण व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता। जो दूसरा है चरित्र निर्माण, अर्थात जब व्यक्ति में आदतें अच्छी होती हैं तो व्यक्ति का चरित्र का निर्माण भी अच्छे ढंग से होता है। अच्छी आदतों के कारण व्यक्ति में चरित्र निर्माण उच्च होता है। जो तीसरा है थकान का न होना, जब व्यक्ति में अच्छी आदतें होती हैं, व्यक्ति की बहुत सी ऐसे हैबिट्स जो उसके लिए गुड होती हैं, या ये कह लिया जाए कि जो व्यक्ति की अच्छी आदतें होती हैं वो व्यक्ति में थकान उत्पन्न होने नहीं देती। जो चौथी बात है वह अच्छी स्मरण शक्ति। तो अच्छी स्मरण शक्ति भी एक अच्छी आदत है। जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति जितनी अच्छी होती है या जिसकी याद करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होती है, यह माना जाता है कि उस व्यक्ति में आदतें भी अच्छी होती। जो अगला है वह है कार्य में शीघ्रता, कुशलता और सरलता। जिन व्यक्तियों में आदतें अच्छी होती हैं उन व्यक्तियों में कार्य करने में शीघ्रता देखने को मिलती है, उनमें कार्य कुशलता देखने को मिलती है और उनके कार्यों में सरलता दिखाई देती है। आइए अब हम बात करते हैं आदत एवं स्वभाव के बाद चित्र प्रवृत्ति की अवधारणा पर कि चित्र प्रवृत्ति क्या है, इसकी क्या अवधारणा है। तो चित्र प्रवृत्ति के संदर्भ में, चित्र प्रवृत्ति की अवधारणा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि चित्र प्रवृत्ति व्यक्तिगत गुणों से संबंधित होती है तथा व्यक्ति के व्यवहार में भिन्नता की अवधारणा पर आधारित है। अर्थात यह कह लिया जाए कि व्यक्तिगत गुणों से संबंधित होती है। चित्र प्रवृत्ति व्यक्ति में निहित व्यक्तिगत गुणों से संबंधित होती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। जैसे एक व्यक्ति में एक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, दूसरे व्यक्ति में दूसरे प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि चित्र प्रवृत्ति व्यक्तिगत गुणों से संबंधित होती है तथा व्यक्ति के व्यवहार में भिन्नता की अवधारणा पर आधारित होती है। अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह भिन्न होती है। इसीलिए एक व्यक्ति होता है और दूसरा व्यक्ति होता है। चित्र प्रवृत्ति जैविक तथ्यों तथा अनेक प्रकार की परिकल्पनाओं पर आधारित होती है। यह माना जाता है, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया है, अपने शोध अध्ययनों में यह पाया है कि चित्र प्रवृत्ति जो होती है वो जैविक तथ्यों तथा अनेक प्रकार की परिकल्पनाओं पर आधारित होती है तथा इसमें मापने की कोई प्रत्यक्ष विधि नहीं है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि चित्र प्रवृत्ति को मापने के लिए हम किसी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या यह कहें कि हम चित्र प्रवृत्ति के मापन के लिए किसी प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चित्र प्रवृत्ति अनेक प्रकार के पर्यावरणीय तथ्य के द्वारा प्रभावित होती है, या यह कह लिया जाए कि चित्र प्रवृत्ति को अनेक प्रकार के पर्यावरणीय तथ्य प्रभावित करते हैं। तो ये क्या हो गई चित्र प्रवृत्ति की अवधारणा। आइए चित्र प्रवृत्ति के बारे में एक मनोवैज्ञानिक हैं थॉमस तथा दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं पेज। तो थॉमस एवं पेज ने चित्र प्रवृत्ति की 9 अवस्थाओं का वर्णन किया है जो इस प्रकार हैं। तो वो 9 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है क्रियाकलाप। व्यक्ति के क्रियाकलापों के आधार पर उसके चित्र प्रवृत्ति के बारे में बताया जा सकता है, या उसके चित्र प्रवृत्ति का वर्णन व्यक्ति के क्रियाकलापों के आधार पर किया जा सकता है। इस बात का वर्णन थॉमस एवं पेज ने किया है। जो दूसरी अवस्था है वह है नियमितता, जिसको हम अंग्रेजी में रेगुलरिटी भी कहते हैं। तो व्यक्ति की रेगुलरिटी वाले व्यवहार के आधार पर हम उसके चित्र प्रवृत्ति का वर्णन कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति के चित्र प्रवृत्ति के बारे में वर्णन करने के लिए उसके नियमितता वाले व्यवहार के आधार पर उसका वर्णन किया जा सकता है। जो तीसरा है वह है उसकी सांकेतिक क्रियाएं। सांकेतिक क्रियाओं से तात्पर्य यहाँ उसके इनिशियल रिएक्शन से हैं कि व्यक्ति किसी भी दीपक के प्रति या अपने किसी कार्य के प्रति जो भी इनिशियल रिस्पॉन्सेस करता है उसके आधार पर उसकी चित्त प्रवृत्ति का वर्णन किया जा सकता है। चौथा है अनुकूलन। अनुकूलन को अंग्रेजी में एडॉप्टेशन कहते हैं। इस एडॉप्टेशन के व्यवहार के आधार पर भी किसी व्यक्ति का चित्र प्रवृत्ति का वर्णन किया जा सकता है, जिसको थॉमस एवं पेज ने 9 अवस्थाओं में से एक
महत्वपूर्ण अवस्था माना है। अगला है प्रबलता। प्रबलता की जो अवस्था है, इस अवस्था को भी थॉमस एवं पेज ने महत्वपूर्ण अवस्था माना है। इस अवस्था के आधार पर किसी व्यक्ति की चित्त प्रवृत्ति का वर्णन किया जा सकता है। जो अगला है वह है मनोदशा, जिसको अंग्रेजी में मूड कहा जाता है। व्यक्ति का मूड, अक्सर बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि यार आज हमारा मूड सही नहीं है, तो उस मूड से तात्पर्य होता है हमारी मनोदशा से, कि आज हमारी मनोदशा ठीक नहीं है, हम किसी कार्य के लिए आज हम उपयुक्त मन स्थिति में नहीं है। लेकिन यह देखा जाता है, या थॉमस एवं पेज ने चित्त प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए बताया कि मनोदशा की अवस्था जो है व्यक्ति के चित्त प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। जब व्यक्ति की मनोदशा सही होती है तो वह अपने कार्य को ठीक ढंग से कर पाता है, अन्यथा की स्थिति में उसका कार्य प्रभावित होता है। अगला है ध्यान संबंधी योग्यताएं। इन्होंने जो अगली अवस्था माना है वह है ध्यान संबंधी योग्यताएं। ध्यान संबंधी योग्यताओं में इन्होंने कहा है कि यह जो अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति की ध्यान से संबंधित योग्यताएं होती हैं, उसकी कंसंट्रेशन से संबंधित योग्यताएं होती हैं। इसमें व्यक्ति अपने किसी भी कार्य को कितने ध्यानपूर्वक, कितने कंसंट्रेशन के साथ करता है कि वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक ढंग से संपादित कर पाए, जो कि उसके चित्त प्रवृत्ति की एक विशेषता या अवस्था के रूप में जानी जाती है। जो अगला है वह है ध्यान अवधि। व्यक्ति की चित्त प्रवृत्ति के अंतर्गत उसकी ध्यान की अवधि, अर्थात स्पैन ऑफ अटेंशन, अर्थात उसके अवधान का विस्तार। अवधान के विस्तार से तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति के ध्यान के विस्तार से है कि वह किसी समय में कितने वस्तुओं पर एक साथ ध्यान दे लेता है। से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि चित्त प्रवृत्ति की जो अगली अवस्था है वह है ध्यान की अवधि, की एक व्यक्ति किसी उद्दीपक पर ध्यान देते समय वह कितना ज़्यादा उस पर ध्यान दे लेता है कि उसके सभी गुणों का वह वर्णन कर सके। थॉमस एवं पेज के अनुसार जो 9वीं अवस्था है चित्त प्रवृत्ति की वह है संवेदनशीलता। इस संवेदनशीलता के अंतर्गत व्यक्ति में अपने कार्य को करने के लिए कितना सेंसिटिव है, इस बात का वर्णन उन्होंने किया है, और यह माना है कि यह संवेदनशीलता व्यक्ति के चित्त प्रवृत्ति के वर्णन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में आगे की चर्चा करेंगे।